मैडम आप इसको कैसे देख रही हैं, क्योंकि अगर आज रात ट्यूसडे जो कि कल सुबह 5 बजे हमारे, अगर इस तरह का हमला होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा साउथ पार्स को लेकर, ईरान के पास विकल्प क्या बचता है? अगर सारे ब्रिजेस, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ पार्स और साथ में उनके पावर प्लांट जो भी बचे कुचे हैं उस पर अगर हमला होता है, आज पूरे दिन भी बहुत ज़्यादा उस तरह से एग्रेसिव रहने वाला है, तो ईरान के पास क्या सिर्फ एक ऑल्टरनेट बचेगा जो कि न्यूक्लियर वेपन होगा या ऐसा कुछ? देखिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नाटो ऑल्सो, देखिए पहले वर्ल्ड था वो यूनिपोलर था, लेकिन पिछले कुछ समय से बाइपोलर था। अब कुछ समय से अमेरिका को लगता है कि उसने यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया है, कि जो भी है अमेरिका का एक छत्र राज है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए प्रॉक्सीज बहुत सारे हैं। ईरान जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि रशिया का प्रॉक्सी है, लेकिन अगर अमेरिका ने चाइना को वेनेजुएला में पटखनी दी है, रशियन 2 टैंकर्स को पकड़ के रखा है, तो एक तरीके से उसने ये बताने की कोशिश की कि रशिया ख़त्म हो गया, चाइना कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ये वैसे प्लेयर हैं जो, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ के जो गुदड़ी के लाल टाइप लोग होते हैं ना, कि जिनके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं लेकिन ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखते हैं। इस समय अभी 40 दिन के लिए चाइना ने येलो सी के आसपास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। नाउ चाइना विल ऑल्सो ट्राई कि हॉर्मुज तो आपका बंद हो गया, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास की जगह वो बंद करेगा। रशिया इस समय बिल्कुल, जिसके बोलते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो दनादन नोट छाप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बोल दिया कि जिसको जहाँ तेल बेचना है बेचो। सो जो अमेरिका ने कोशिश की थी कि ईरान को 12,700 सैंक्शंस लगा के उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर दें, आज चाइना उसको चैलेंज कर रहा है कि डॉलर हेजिमनी, आप डॉलर में नहीं लेंगे, लेकिन आप हॉर्मुज से अगर कोई भी तेल अगर आपका आता जाता है तो आप युआन से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इकोनॉमिकल वर्चस्व था, जो हेजिमनी थी, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ईरान अब अगर आप उसको बार बार अल्टीमेटम देंगे तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो फिर अल्टीमेटली ये हो जाता है कि भाई आ जाओ। तो अभी ईरान इज़ वेरी क्लियर दैट अमेरिका क्या क्या करेगा, बिकॉज जो उनका मोज़ैक सिस्टम है जो ख़त्म नहीं कर पाए, और IRGC का अभी इन्होंने इंटेलिजेंस कमांडर को उड़ा दिया, उसके बावजूद अगर ईरान ने अपनी मिलिट्री को अभी तक इंटैक्ट रखा है, उसकी मिसाइलें, इट्स ए स्टैंडिंग मिलिट्री पावर इन द मिडल ईस्ट, ड्रोन्स है, सब कुछ है उसके पास में, और उसने अंडरग्राउंड जिस तरह से सिटीज़ बनाई हुई हैं और हर चीज़ को स्प्रेड करके रखा है, अगर अमेरिका वहाँ पे ऑल आउट वॉर के लिए जाता है तो ईरान उनको दावत पे नहीं बुला रहा है। ईरान कह रहा है आप आओ, वेलकम टू हेल। अगर आप उसके देश को कह रहे हैं गो टू हेल, तो ईरान कह रहा है हवेली पे आइए, खाना खाइए, पानी पीजिए और गोली भी खाइए। इट इज गोइंग टू सेंड बॉडी बैग्स टू अमेरिका, विच अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू। अमेरिका हमेशा दूसरों की धरती पे जाके लड़ता है और वहाँ के लोगों को मारता है, लेकिन इस बार अमेरिका एक मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलना है। ईरान ने बाकायदा लिस्ट दी है, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूंगा, आप ये करेंगे तो ये करूंगा। अगर आपके पास में जो आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, द वायलेशन इज व्हेन यू आर टारगेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, एनर्जी, एनीथिंग, तो आप आम लोगों को त्रस्त कर रहे हैं। ईरान ने बोला है अगर आप हमला करते हैं तो मैं मिडिल ईस्ट में जितने भी आपके ब्रिजेस हैं, जितने एनर्जी, ख़त्म करूंगा। उसने बुनी ब्राक इजराइल में हमला किया था, इजराइल में बाढ़ आ गई थी, जो आसपास के इलाके थे, उसने डिसैलिनेशन प्लांट्स को किया था। अगर आप इस पे जैसे बुशहर के आसपास हमले हुए हैं तो वो डिमोना पे जाएगा। सो टिट फॉर टैट से ज़्यादा इस बार होगा। अमेज़ॉन पे उसने हमला किया है, तो अमेरिका जिस चीज़ को लेके बहुत सीना चौड़ा करता है कि हमारे पास जितने भी वर्ल्ड का डेटा है वो उड़ेगा, उसके पास केबल है 200 मीटर नीचे, आप इंटरनेट आप उस पे जाएंगे, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इट इज़ नॉट सो ईजी कि मैं हेल बरपा दूंगा। आप हेल बरपाएंगे तो नरक में जो लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी, आपको क्या लगता है उनके पास हथियार नहीं है या उनके पास में किसी चीज़ का जज्बा नहीं है? आपके लिए अल्टीमेटम देना आपकी आदत में है। लेकिन ईरान का, जैसे मैं कह रही थी, वहाँ के लोग पॉलिटिकल साइंस में PhD किए हुए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से किए, अमेरिका में आके किए हुए हैं। दे आर इक्विप्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थ्रेट। इट इज़ नॉट अ मिलिट्री माइट, लेकिन मिलिट्री माइट से ज़्यादा अगर वो लोग, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने भी कहा कि अगर शहादत पे उठ रहे हुए हैं, उसने कह दिया भाई आके मार दो मुझे, ख़त्म कर दो, लेकिन मैं खून की अंतिम बूंद तक लड़ूंगा। आप ऐसे लोगों से नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि जिनके पास में अगर वो जज्बा है, उनकी औरतें, बच्चे, उनके आदमी, हर तरह के 12 साल के बच्चे को बिल्कुल तो वो तैयार हैं। फिर भी मैं, जैसे मेरे दर्शक बहुत ही आसान भाषा में एक चीज़ समझना चाहते हैं कि अगर
और ज़्यादा अटैक होता है, ब्रूटल अटैक ईरान पे। तो ईरान के लिए हम कहते हैं दे हैव नथिंग टू लूज, बट स्टिल इट इज़ अ कंट्री, लोग हैं वहाँ पर, भले ही साथ खड़े हों, अब तो उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, 12 साल के बच्चे महिलाओं सब खड़े हैं, फिर भी फ़र्ज़ कीजिए आज शाम को वॉर रुक जाती है, तो व्हेन ईरान विल लुक बैक तो कुछ नहीं है, ही हैज़ टू रीस्टार्ट और अनदर 15 तो मतलब मुझे लगता है 15 या 20 साल या 2 डिकेड तो मिनिमम लगेंगे टू रीबिल्ड एवरीथिंग। तो ईरान हैज़ ऑल्सो लॉस्ट इट्स ग्राउंड। हमारे पास जज्बा हो सकता है, हथियार हो सकते हैं, चाइना और रशिया का बैकअप हो सकता है, हमारे पास यूरेनियम एनरिचमेंट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ही नहीं होंगे, सिविलाइजेशन ही नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा। देखिए 2 पॉइंट है। आपका जो इशारा है उस तरफ है कि ईरान में जो तबाही आई है या तबाही हो चुकी है, या वॉर के बाद जब एक पोजीशन होगी देखने की बैक में, तो हमारे पास बचा क्या। 2 चीज़ें होती हैं। एक तो स्वाभाविक है, ईरान 40 साल से इस बात के लिए तैयार था मेंटली, और कई बार उसने युद्ध भी लड़े, इराक से हुआ, कुवैत से। तो जब मुझे ये मालूम है कि मुझे मरना ही है, पहली बात 2 चीज़ें हैं, या तो मैं सरेंडर कर दूं और अमेरिका किसी व्यक्ति को वहाँ बैठा करके फिर ईरान को अपने हिसाब से चलाए, पहली शर्त हो गई, या तो जो भी बचा है सब कुछ नष्ट हो जाए। उनकी फिलॉसफी है ये है कि जो भी कुछ बचा नष्ट हो जाए, हम जहाँ भी जाएंगे लेकिन अपने आँखों के सामने जिंदा ईरान को घुटने टेकने नहीं देंगे। ये ईरान का एक सिविलाइजेशनल इथोज है। वो बार बार कह चुके हैं कि एक तरफ 250 साल का कंट्री है, नेशनहुड है, और हमारे पास 1000 साल का 1000 ईयर्स का नेशनहुड है, 2 तरफ का नेशनहुड है। तो जो 1000 ईयर्स का नेशनहुड है वो इतना आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। तो 2 चीजें बस इसी में एक लाइन, इसी में यही 1000 साल का नेशनहुड खत्म भी तो हो रहा है। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब नस्लें जब खत्म हो जाएंगी। नहीं, ईरानियन जब एक्सेप्ट कर लिए हैं, देखिए ये हमें चिंता हो सकती है भारत में कि सब कुछ नहीं बचेगा, दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन जब ईरानियन तैयार है इसके लिए, जब आज की न्यूज आपको बता दूं, जिस ब्रिज पर अटैक करने के लिए पिन पॉइंटेड ट्रंप ने कहा, उसी पर वहां जाके म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है, म्यूजिक करने वाले वहाँ पर है। आप उनकी बहादुरी को, उनको हिम्मत को देखिए कि देखिए क्या होता है कि एक तरफ होगा वैसे भी मरना ही है, अमेरिका जब आएगा तो क्या इनको छोड़ेगा, जब अपना किसी व्यक्ति को वहाँ बैठाएगा, किसी भी अपना पपेट को बैठाएगा, तो IRGC जितने भी फैनेटिक्स हैं वहाँ पर अमेरिका के नज़र में, उस सबको मारेगा, एक एक करके मारेगा। तो उनको लगता है कि हम जब मरना ही है तो इससे अच्छा कि हम युद्ध लड़ें, शायद यहाँ से बच जाए। और हो सकता है, फिर से आपको बता दूँ कि इस वॉर में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया था कि कहाँ जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये पहला ऐसे वॉर होगा, स्पेशली मैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करूँ यदि, 73-79 पर जब पॉलिटिकल एम्बार्गो लगा था एनर्जी सिक्योरिटी का, वो पॉलिटिकल डिसीजन था, बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। इस बार जब सब कुछ शांत हो जाएगा, सेटल डाउन होगा, तो सिर्फ ईरान नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये पूरी तरह से ग्लोबल इकॉनमी तबाह होगी, और अभी भी हो रही है, फिर तबाह होगी। आपने रास्ता फान का जिक्र किया, आपने साउथ पार्स का जिक्र किया, ये वैसे डिस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सालों लगेंगे। और वैसे भी क्यूमुलेटिव रिसेशन फील अभी तो नहीं होता पर डे, पर जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद जो हिटबैक होगा, दुनिया की चिंता, इसलिए दुनिया ये कह रही है। मैं आऊंगी उस पार्ट पे भी कि दुनिया क्या, लेकिन सर हाँ, मैं आपसे मतलब ये कैसे हुआ, या हम जब समझें, डिकोड करें इसको। फर्स्ट डे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट वी हैव वन द वॉर, रिजीम चेंज, खामेनी मर गए, खत्म, हमने सारे टॉप लोगों को मार दिया। और फिर बहुत सारे बयानों के पीछे उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, 1% ऑयल नहीं आता है हॉर्मुज से, सो यू टेक केयर ऑफ योर ऑयल, हम आएंगे पीछे से बट यू डू इट, आप अपनी सुरक्षा कीजिए। आज ये कह रहे हैं कि ओपन द हॉर्मुज विद ऑल द बैड वर्ड्स। तो नाउ द वॉर इज कि हॉर्मुज खोल दो, यही है। देखिए, अमेरिका तो गया था ईरान का रिजीम चेंज करने। हमको लगता है ऐसा नहीं किया कि अमेरिका का रिजीम चेंज हो जाए। अभी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे, क्या पता कहीं ट्रम्प को ही, मिड टर्म, क्या पता कहीं ट्रम्प को ही हटना पड़ अच्छा, जाए। एक इम्पोर्टेंट बात सर आई है, मैं तीनों से चाहूंगी, ऐसा कोई मिड टर्म में तो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, नहीं, उनके उसके पास नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। कि ये एक और उसमें भूल रही हूँ शायद, तो कौन सा आर्टिकल 50 होता है, क्या होता है, जिसमें वहाँ की जनता ही कह सकती है टू प्रूव द प्रेसिडेंट मैड एंड रिमूव हिम, ऐसा कुछ है। आई हैव रेड इन वन ऑफ द आर्टिकल्स। कहीं पे भी है कि अगर प्रेसिडेंट अगर मैड हो ही जाए, मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाए, तो कहीं पे भी हटाया जा सकता है। तो ऑब्वियस है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ट्रम्प का हम इसलिए बता रहे हैं कि आप हॉर्मुज की बात बोलिए हैं। ट्रम्प तो कितना बार बोल चुका है कि हम तो 24 घंटे में खुलवाने जा रहे हैं,
20 घंटा में खुलवाने जा रहे हैं। Nobody also said I don't care और whether it is open or आपका not. इतना पावरफुल नेवी है, इतना पावरफुल नेवी है, दुनिया का सबसे बेस्ट नेवी है, एक पर एक नेवी है, और हिम्मत तो उनकी हो गई कि अब्राहम लिंकन को बैक करना पड़ रहा है, उनको पीछे हटाना पड़ रहा है। हॉर्मुज में क्या जाएंगे? हिम्मत है तो अमेरिका को पहले हॉर्मुज में जाना चाहिए। जो सर कह रहे हैं, मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं सर। 5th फ्लीट बहरीन में रहती है अमेरिका की, जिसका काम सिर्फ हॉर्मुज को खुलवाना है। उसके साथ में यूके की रॉयल नेवी है। इससे पहले भी ईरान ने वहां पर मरीन माइंस लगाई थी। इट इज़ नॉट कि फॉर द फर्स्ट time टाइम it is ये हो रहा happening, है, जिसको बाद में यूके की नेवी ने हटाया था। तो आपका 5th फ्लीट जो बहरीन में आपने डेरा लंगर डाल के रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है? हिम्मत नहीं है ना, उनकी हिम्मत नहीं है जाने के लिए। सो इट चले इज जा हॉर्मुज में, घुस तो जाए पहले खुद अमेरिकन सी। इट इज अ जोक। और वो क्या बोला कि नाटो को बुला रहा है। सर जब मरने मारने की बात है, मैं फिर समझना चाह रही हूँ, जब मरने मारने की ईरान की तरफ से बात है कि हम अपनी पूरी सिविलाइजेशन इरेडिकेट करने के लिए, अब खत्म करने के लिए, त्यागने के लिए, इस बार जो भी उनके जन्नत जाने के लिए, तो क्या वो न्यूक्लियर यूरेनियम पावर विद द हेल्प ऑफ कोरिया और रशिया और चाइना यूज कर सकते हैं क्या अदिति, सर? मेरी बात सुन लीजिए आप। आज के तारीख में एटम बम गिराना इतना आसान नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, मैं बता दूं, इतना आसान नहीं है। और अमेरिका में कोई नहीं गिरा सकता है क्या? जब आप देख लीजिए कि इजराइल इतना, कौन सा एक डोम बना रखा है, आयरन डोम, इतना सारा आयरन डोम है, फिर भी नहीं रोक पा रहे हो। 3 लेयर्स हैं आयरन डोम में। तो हाँ वही, सारे लेयर फेल हो गए, तीनों लेयर खत्म है। सारे लेयर फेल हो गए। अमेरिका भी तो पूरा आयरन डोम बना रखा है, कुवैत का, बहरीन का, सारे जहां जहां उसका है, वहां पे नहीं गिर रहा है क्या? उसका थाट नहीं उड़ा दिया क्या ईरान? ये वॉर दुनिया को सिखला रहा है। वॉर टैक्टिक्स अब आने वाले कल बदलने वाला है। आप हवाई जहाज है तो लिए रहिए, आप ऊपर ऊपर घूमते रहिए आप। अब तो F-35 भी गिरा दिया ईरान, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी अमेरिका की? तो वॉर टेक्निक भी इस लड़ाई के बाद पूरा दुनिया का बदलने जा रहा है। अब देखिएगा, अब ड्रोन का काम शुरू होने वाला है, मिसाइल का लोग काम शुरू रहा, हवाई जहाज में भरोसा नहीं रहा। इजराइल अदिति देखो, जो अभी इन्होंने F-35 F-15 गिराए थे, उसमें PIR का यूज हुआ था, पैसिव इंफ्रारेड, यानी कि अब वो हीट से आपके जहाजों को पकड़ रहे हैं। सो द एंटायर डायनामिक इज चेंजिंग। वॉर टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है। वही उसके अलावा सबसे बड़ा जो संकट है वो विस्थापितों का संकट हो रहा है। ईरान में जो तेहरान और बड़े बड़े शहर हैं, वहां से लोग ऑलरेडी गांव की तरफ चले गए थे जब उनको पता था। मोर देन 34 लाख पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं, इवन इजराइल में। नहीं, एक चीज और बता दूं। आप ईरान पे अब अटैक किए हैं, और ईरान इसकी तैयारी 10 साल पहले से कर रहा है। उसको पता था कि एक न एक रोज हमको अमेरिका इजराइल से भिड़ना है। इतना लंबा चौड़ा बंकर पूरे का जाल बिछा दिया पूरे ईरान में कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से सारा मिसाइल निकल रहा है, पकड़ नहीं पा रहा अमेरिका।